चैप्टर 10 देख रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के सवाल जवाब देखेंगे। एक्सप्लेन करना है ब्लड प्रेशर इंसानों का, ह्यूमन का, वो ज़्यादा फीट पे क्यों होता है ब्रेन के बनिस्बत। तो उसका सीधा रिलेशन है हाइट से। जो हाइट है ब्लड कॉलम की वो ज़्यादा होती है फीट के लिए, मतलब पैरों के लिए, अगर ब्रेन से कंपेयर करें तो जो ब्लड प्रेशर है ह्यूमंस का वो फीट पे ज़्यादा होता है ब्रेन के कंपैरिजन में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाइट ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर डिक्रीजेस टू नियरली हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट द सी लेवल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर करीबन 6 किलोमीटर पे आधा हो जाता है सी लेवल से। दो द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर इज मोर देन 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर जो है वो अपने एटमॉस्फेयर की दूरी है। तो देखिएगा कि ये इस तरीके से नहीं है कि अगर यहाँ 6 पे आधा है तो 12 पे जाके 1/4 हो जाएगा, इस तरीके से नहीं करते इसको। जो एयर डेंसिटी का जो वेरिएशन है वो लीनियर नहीं है। इस तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि 100 तक तो पहुंचेगा ही नहीं है। जो प्रेशर है वो भी लीनियरली नहीं होता। प्रेशर ऑल्सो डज नॉट रिड्यूस लीनियरली, हाइट के साथ नहीं होता। बल्कि अगर आप एयर प्रेशर की बात करें किसी हाइट एच पे तो वो दिया जाता है P इक्वल टू P0 या PO, जो मान लीजिए ये आपका प्रेशर है एयर का सी लेवल पे। और यहां पर आप जो देख रहे हैं ये एक कांस्टेंट है और ये हाइट यहां पर है। तो इस तरीके से वेरी करता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी इवन दो प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सवाल बहुत वाजिब है कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया आप कहते हैं और फोर्स है आपका वेक्टर क्वांटिटी, और जो प्रेशर है वो आप कहते हैं फोर्स बाय एरिया है, प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, इसको आप कहते हैं स्केलर। ये कैसे होगा? देखिए कि जब लिक्विड पे फोर्स अप्लाई किया जाता है तो जो प्रेशर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। इस कारण से कोई फिक्स डायरेक्शन तो है नहीं इस प्रेशर की, इस लिक्विड के कारण। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। एक्सप्लेन करना है व्हाई द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ मर्क्यूरी विथ ग्लास इज ऑब्ट्यूज व्हाइल दैट ऑफ वाटर विथ ग्लास इज एक्यूट। अगर आप इस तरीके से ग्लास में पानी रखेंगे ना तो कैसे आता है वो? इस तरीके से रहता है ना। और अगर आप यहीं पे मर्क्यूरी रख दें तो कैसे हो जाएगा वो? कुछ इस तरीके से हो जाएगा क्या? देखते हैं। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये बेसिकली ये एंगल ऑफ कांटेक्ट यही इसी के बारे में बात हो रही है। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट क्यों है, ये एंगल कांटेक्ट एक का ऑब्ट्यूज क्यों है, बाकी सब भी देखेंगे एक एक करके। तो पहले ये समझ लीजिए कि जो ड्रॉप है लिक्विड की L, मान लीजिए आपने ये किसी सॉलिड सरफेस पे डाला यहाँ पर। अब जो सॉलिड सरफेस S मान लीजिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो TSL है, ये SL को ध्यान रखिएगा, ये है सॉलिड लिक्विड, मतलब सॉलिड और लिक्विड की लेयरिंग है। इस हम क्या करेंगे, TSA को कहेंगे ये सरफेस टेंशन है। ये सॉलिड लिक्विड लेयर के कारण सरफेस टेंशन है। ये TLA हो गया लिक्विड एयर के कारण, क्योंकि यहाँ एयर है, ये लिक्विड है। और जो सॉलिड एयर है, ये वाला सॉलिड एयर TSA कह रहे हैं इसको, वो ये वाला हो गया डायरेक्शन। तो थीटा है एंगल किसके बीच में? ये लिक्विड और सॉलिड के बीच में, मतलब यहां से और यहां तक, ये थीटा है इसके बीच में। तो TLA कॉस्ट, अगर इसको मैं, इसका ये थीटा है और मैं इसके कंपोनेंट निकाल के देखूं तो TSA किसके बराबर होगा? ये TSL प्लस इसका TLA का कॉस कंपोनेंट इस तरफ। तो अगर मैं कॉस थीटा निकालने की कोशिश करूं तो TSA माइनस TSL बाय TLA। अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे सारी चीजें प्रूव होगी। अब देखिए, अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तब क्या होगा, या वाइस वर्सा होगा तो क्या होगा? अगर मर्क्यूरी ग्लास इंटरफेस की बात करें तो TSA और TSL में TSL बड़ा है, इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो थीटा आपका इसीलिए ऑब्ट्यूज एंगल होगा। वाटर ग्लास के बारे में बात करें तो जो TSA है वो बड़ा है TSL से, इसका मतलब कॉस थीटा, ये वैल्यू जो होगी, ये वाली वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। पॉजिटिव का मतलब है कि कॉस थीटा आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब थीटा आपका एक्यूट एंगल है।
अगला है when on a clean glass surface tend to spread out while mercury water on a clean surface वो spread हो जाता है, जबकि मर्क्यूरी को आप डालें तो वो ड्रॉपलेट बना लेता है। या इसको कुछ दूसरे तरीके से कहें कि पानी जो है ग्लास को गीला कर देता है, जबकि मर्क्यूरी नहीं करता। ऐसा क्यों? ये पूरा जो कहानी है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। पानी के अंदर कैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं और मर्क्यूरी के अंदर कैसे हैं, और उसके बाद इंट्रामॉलिक्यूलर कैसे हैं। पानी ग्लास के साथ उसका इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसा है, या फिर उनके बीच में अट्रैक्शन कैसा है, या मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में इंट्रा मतलब अलग अलग, इसके मॉलिक्यूल अलग इसके मॉलिक्यूल अलग, उनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कैसा है। तो अगर वाटर या पानी हम क्लीन ग्लास सरफेस पे डालें तो वो स्प्रेड करेगा। वाटर जो है गीला कर देगा ग्लास को, क्योंकि जो फोर्स है कोहेजन का वाटर में, ध्यान रखें जो पानी का कोहेजन है आपस में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कम है जो उसका फोर्स है किसके साथ, ग्लास के साथ, यानी कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के साथ। अगर मर्क्यूरी की बात करें, जो फोर्स है कोहेजन का, मतलब जो अंदर उनकी कोहेसिव फोर्सेस है मर्क्यूरी में वो बड़ी तगड़ी है, और जो मर्क्यूरी की ग्लास से है वो थोड़ी कम है, तो ये आपस में मिलकर रहेंगे, उसको गीला नहीं करेंगे, ग्लास को गीला नहीं करेंगे या ग्लास पे चिपकेंगे नहीं। तो मर्क्यूरी ये ग्लास को गीला नहीं करता है, जबकि ड्रॉप्स पानी देखिएगा पानी आपका गीला कर देता है, इसलिए पानी का यूज करते हैं धोने के लिए। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस। क्यों? सरफेस कहने का मतलब ये है, सवाल में ये दिया हुआ, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जो सरफेस टेंशन है किसी लिक्विड का वो एरिया से इंडिपेंडेंट है। क्यों? अब इसको इस तरीके से समझिए कि सरफेस टेंशन है क्या। किसी लिक्विड के बारे में बात करें तो ये फोर्स है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, है ना। और ये किस जगह पे है? एक लाइन जो ड्रॉ की गई टेंजेंशियली लिक्विड सरफेस जो रेस्ट पे है। अब क्योंकि जो फोर्स है इंडिपेंडेंट है एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस के, तो सरफेस टेंशन क्या होगा? वो भी आपका इंडिपेंडेंट हो गया एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस के। ध्यान रखिएगा, जो फोर्स एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस के इंडिपेंडेंट है, इसीलिए सरफेस टेंशन भी इसके इंडिपेंडेंट रहेगा। अब वाटर विथ डिटर्जेंट डिसॉल्व इन इट शुड हैव स्मॉल एंगल्स ऑफ कांटेक्ट। अगर पानी जिसमें डिटर्जेंट डला हुआ है शुड हैव स्मॉल एंगल्स ऑफ कांटेक्ट, उनके जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो कम होंगे। वो क्यों होगा? हम जानते हैं कि जो आपके कपड़े हैं उसमें बहुत छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, स्पेसेस होते हैं। वो कैसे काम करते हैं? वो कैपिलरी की तरह काम करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो लिक्विड का उठना है, राइज करना है किसी कैपिलरी ट्यूब में, वो किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल है कि थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है इनके बीच में। तो जैसे थीटा डिटर्जेंट के लिए कम होता है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? वो बड़ा हो जाएगा। अगर थीटा कम है तो कॉस थीटा बड़ा होगा। इसी कारण से जो डिटर्जेंट है वो ज्यादा पेनेट्रेट करेगा जो नैरो पोर्स है क्लोथ में, इसलिए वो ज्यादा क्लियर भी करता है। अब जो ड्रॉप है लिक्विड की अंडर नो एक्सटर्नल फोर्सेस इज ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप। आप देखिए, चाहे बरसात हो रही हो, चाहे आप पानी गिरा रहे हो या बूंद आप टपकाएं, हमेशा वो गोलाकार रूप में होती है। ऐसा क्यों? उसका कारण बहुत सीधा है कि हर एक सिस्टम, या आप खुद देख लीजिए अपने आप को, आप हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना चाहते हैं, शांति से खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं। हर आदमी यही चाहता है। इस तरीके से जो कुदरत की चीज है वो भी अपना हैप्पी रहना चाहती है, यानी कि वो मिनिमम एनर्जी के स्टेट में रहना चाहती है। तो अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो तो जो वॉल्यूम है लिक्विड का, जो सरफेस एरिया है, और इसको आप ये कहिए कि जो सरफेस एनर्जी है वो कम है किसी भी स्फेरिकल शेप के लिए। अगर आप वॉल्यूम भी निकालें तो सबसे कम वॉल्यूम किसका होता है? वो आपका स्फेयर का होता है ना। तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है किसी भी लिक्विड के लिए, तो सरफेस एरिया सबसे कम करने की कोशिश करता है वो। और सरफेस एरिया सबसे कम किसका है? स्फेरिकल शेप का। इसी कारण से आपने देखा होगा कि जो लिक्विड ड्रॉप है, अगर बाहर का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो स्फेरिकल शेप में होगा। केवल ये टेंड करता है अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेट में करने के लिए और मिनिमम एनर्जी रखने के लिए। मिनिमम एनर्जी इसमें होती है, बस ये समझ लीजिए। आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं तो एक एक करके देखेंगे। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जनरली इनमें से चूज करना है जो आपको यहां पर दिए हुए हैं।
सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जनरली ये डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ। विस्कोसिटी जो गैस की है वो कैसे होती है, वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, जबकि विस्कोसिटी लिक्विड की ये डिक्रीज होती है आपके टेम्परेचर के साथ। सॉलिड के लिए, सॉलिड जिसमें इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, तो जो शेयरिंग फोर्स है वो प्रोपोर्शनल किसके है, वो शेयरिंग स्ट्रेन के, जबकि फ्लूइड में वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के। ये आप यहां पर करेंगे, मैं रेट शेयर स्ट्रेन कर देता हूं, RSS कर देता हूं। एक लिक्विड या कहे फ्लूइड एक स्टडी फ्लो है, तो जो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है इनफ्लो स्पीड किसी कंस्ट्रिक्शन पे, वो क्या फॉलो करता है, वो करता है कंजर्वेशन ऑफ मास। जबकि जो डिक्रीज हो रहा है प्रेशर, वो क्या फॉलो करता है, वो कहां से आ रहा होता है, वो बर्नौली प्रिंसिपल से आ रहा होता है। फ्रॉम द मॉडल ऑफ अ प्लेन इन अ विंड टनल टर्बुलेंस ऑकर्स एट, जो मॉडल है प्लेन का किसी विंड टनल में, वह टर्बुलेंस किस कारण से आ रहा होता है, या ज्यादा हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। तो टर्बुलेंस ऑकर्स एट अ greater speed than the critical speed for transit turbulence for an actual plane। यहां पर आप देखिएगा आपका इस जगह पे ग्रेटर वैल्यू आएगी, यहां पर आप ग्रेटर लिखेंगे। एक्सप्लेन वाई टू कीप अ पीस ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टल यू शुड ब्लो ओवर नॉट अंडर इट। ये बड़ी अच्छी बात कही। अगर मान लीजिए एक पेपर यूं रखा हुआ है, इनका कहना है कि आप ऊपर इसके हवा दीजिए, नीचे मत दीजिए। क्योंकि ऊपर क्यों देंगे, नीचे क्यों नहीं देना है? नीचे देंगे तो ऊपर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग ही रहा है, ऊपर देंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, तभी ये ऊपर उठेगा। यही इसका जवाब है कि जब हम जो पीस ऑफ पेपर की बात कर रहे हैं, जब उस पर हम ब्लो करेंगे, जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी हवा की या एयर की, तो इसके कारण से जो प्रेशर है उसके ऊपर वो डिक्रीज हो जाएगा, बर्नौली थ्योरम को अगर हम देखें। जबकि जो प्रेशर है नीचे वाला वो तो सेम ही रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसलिए पेपर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और ऊपर की तरफ आएगा। अब हॉरिजॉन्टल रखेंगे, मतलब उसको हॉरिजॉन्टल रखने के लिए व्हेन वी ट्राई टू क्लोज अ वाटर टैप विद फिंगर, अब देखा होगा आपने, इस तरीके से टैप होता है आपका। ये टैप पे जैसे आप यहां पर हाथ रखेंगे, उंगली रखेंगे, तो पानी बहुत तेजी से इधर उधर छितरता है, बिखरता है। तो ये जो फास्ट जेट जा रहा है, वाटर गश जो बन रहा है इस ओपनिंग से, आपके उंगलियों के बीच से जो पानी आधा दिखाई दे रहा है, वो क्यों? देखिए, सबसे पहली बात समझ लीजिए कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है जो बोलता है a इंटू वी हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि a1 इंटू वी वन, a2 इंटू वी टू, ये सारे कांस्टेंट होते हैं। अब ये करके आप जो एरिया है आउटलेट का वाटर का, वो वाटर जेट का रिड्यूस करते हैं, तो जो वेलोसिटी है पानी की वो इंक्रीज कर जाती है किससे? आपके कॉन्टिन्यूटी से। एरिया कम है, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, एरिया ज्यादा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, बस ये सीधा रिलेशन है इसके। The size of a needle of a syringe controls flow rate better than the thumb pressure exerted by doctor while administering an injection। इसमें ये जो सवाल है, इसमें सिरिंज के बारे में बात हुई है कि जो साइज है सिरिंज का, जब आप इंजेक्शन देते हैं, वो बेटर कंट्रोल करता है जो बहाव है, फ्लो रेट है। अगर कंपेयर करें कि जो थंब प्रेशर एग्जर्ट किया करता है डॉक्टर, अगर इंजेक्शन आप दे रहे हैं तब, तो किसी भी कांस्टेंट हाइट के लिए जो बर्नौली थ्योरम बताते हैं, वो बताते हैं कि जो आपकी एनर्जी है उनका सम कांस्टेंट रहेगा, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगी एक तरीके से। अब इसमें जो है, जो प्रेशर है वो सिंगल पावर में है, जबकि वेलोसिटी आपके डबल पावर में है। तो जो वेलोसिटी का ज्यादा इफेक्ट है, इसका ज्यादा इफेक्ट है एज कंपेयर टू ये प्रेशर जो आप देख रहे हैं। इसी रीजन के कारण जो नीडल है सिरिंज की, वो ज्यादा बेहतर तरीके से फ्लो का कंट्रोल कर पाती है बनिस्बत की अगर आप प्रेशर की बात करें जो डॉक्टर एक्सर्ट करता है, दबाता है अपने थंब से। नेक्स्ट है, अ फ्लूइड फ्लोइंग आउट ऑफ अ स्मॉल होल इन अ वेसल रिजल्ट्स इन बैकवर्ड थ्रस्ट ऑन द वेसल। मान लीजिए आपके पास इस तरीके से एक वेसल है और यहां से एकदम से पानी निकलना शुरू किया या फिर कोई फ्लूइड निकलना शुरू किया, ये पीछे की तरफ जाएगा। ये क्या है? ये सिंपल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि जो फ्लोइंग फ्लूइड है वो आगे की तरफ जाता है, उसके पास फॉरवर्ड मोमेंटम होता है, इसीलिए जो वेसल है वो पीछे की तरफ आती है, बैकवर्ड मोमेंटम से। एक बॉल जब फेंकी जाती है, अगर वो स्पिन हो रही है तो वो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो नहीं करती है,
वो पैराबोलिक नहीं करती है, उसका कारण क्या है? जब एक बॉल स्पिन हो रही होती है तो उसमें दो चीजें लग रही होती है कि फॉरवर्ड हो रहा होता है, एक रोटेशनल भी हो रहा होता है, ट्रांसलेशन भी हो रहा होता है एक साथ। तो ये पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी इसको फॉलो करना चाहिए, है ना, जैसे सवाल में दिया हुआ, लेकिन ये फॉलो नहीं करती है क्योंकि एयर जो मैग्नस इफेक्ट होता है वो इस पे काम करता है। जैसे मैं बता रहा हूं कि ये स्पिन भी हो रही है और आपकी ट्रांसलेशन भी हो रही है, इसीलिए ये अपने पाथ से डिविएट हो जाती है। तो आप कहते हैं ना वो स्विंग हो रही है, इसी हम स्विंग कहते हैं। मतलब आप बॉल इस तरीके से, मतलब यहां से अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो वो इस तरह से ना जाके वो इस तरीके से यूं करके, मतलब हमें कैसे, यहां से आपको, ये आपका फ्रंट व्यू है, ये मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, ये विकेट है, यहां से बॉलिंग की जा रही है, तो वो इस तरीके से यूं चलेगी, ऐसे आएगी, इस तरीके से यूं करके आएगी, ऊपर से तो ऐसी आएगी। लेकिन यहां पर वो, क्योंकि वो घूम रही है ना हवा में, तो घूम रही है, तो जो प्रेशर चेंज हो रहे हैं या वेलोसिटी के साथ, वो मैग्नस इफेक्ट कहते हैं उसको, तो वो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो नहीं करेगी। 50 केजी की गर्ल है, इन्होंने हाई हील पहना हुआ है और ये बैलेंस कर रही है इस सिंगल हील पे। जो हील है वो सर्कुलर है, जिसका डायमीटर दिया हुआ है। आपको बताना है प्रेशर एग्जैक्ट जो हील कर रही है उस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे। तो मास है गन का 50 केजी, डायमीटर आपको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। रेडियस होता है डायमीटर का आधा, तो इसका आधा कर दीजिए, ये वाले का 0.05 आ जाएगा। एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, आर आपके पास है, पाई आर स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी, पाई आप टू 3.14 ले सकते हैं, या 22/7 भी ले सकते हैं। अब फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है वो क्या है? एफ है एम जी, नीचे की तरफ ये एम जी है आपका, यही फोर्स है। तो ये मास आपके पास है, ग्रेविटी आपके पास है, एम जी लगा लीजिए। अब प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स आपके पास आ गया, एरिया आपने निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी। तो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है या कर रही है हील उस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, वो तकरीबन इतनी होगी। टॉरिसोली बैरोमीटर ये मर्क्यूरी यूज करता है। पास्कल ने डुप्लीकेट किया इसको फ्रेंच वाइन यूज करके, और डेंसिटी जिसकी है 984 kg पर मीटर क्यूब। आपको हाइट निकालनी है इस वाइन कॉलम की नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो क्या होगा? डेंसिटी जो मर्क्यूरी है, हमको पता है कि ये रो1 लेते हैं, इसको 13.6 रो1 हम ले लेते हैं, हमको ये वैल्यू पता है 13.6 इंटू 10⁻3। हाइट मर्क्यूरी कॉलम की इतनी होती है ना, 0.76 मीटर में से कन्वर्ट किया है, नॉर्मली इसको सेंटीमीटर में लिया जाता है। अब डेंसिटी जो फ्रेंच वाइन की है वो यहाँ पर दी हुई है, ये हमने लिख लिया। हाइट हमें पता नहीं है, H2। ग्रेविटी हम ले लेते हैं, चलिए 9.8। वैसे ग्रेविटी का काम आएगा नहीं क्योंकि कैंसिल आउट होने वाली है। अब देखिएगा, इससे हमें पता चल रहा है कि जो प्रेशर है दोनों कॉलम में वो बराबर है, यानी कि प्रेशर जो मर्क्यूरी कॉलम में है वही है प्रेशर फ्रेंच वाइन कॉलम में, यानी कि रो1 H1G विल बी इक्वल टू रो2 H2G। मैं बता रहा था कि G तो वैसे ही हट जाएगा। H2 निकालना है तो क्या करेंगे? रो1 H1 को यहाँ से रो2 से डिवाइड कर देंगे। ये आपके पास 13.6 है, ये आपके पास 13.6 इंटू 10⁻3 है, ये आपके पास 0.76 है, और ये आपके पास 984 है। इसको सॉल्व करिए, आपके पास 10.5 आ जाएगा, यानी कि जो हाइट है फ्रेंच वाइन कॉलम का नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए वो 10.5 मीटर होगा। एक वर्टिकल ऑफशोर स्ट्रक्चर है, उसको बिल्ड करना है या बिल्ट हुआ है ताकि वो स्टैंड कर सके एक मैक्सिमम स्ट्रेस 10⁹ पास्कल, इतनी इसकी स्ट्रेस झेलने की कैपेबिलिटी है। क्या ये स्ट्रक्चर उचित है, सुटेबल है इस फॉर पुटिंग अप ऑन अ टॉप ऑफ एन ऑयल वेल इन द ओशन? क्या ये सही है ताकि आप इसको ऑयल वेल के ऊपर रख दें इस वर्टिकल ऑफशोर स्ट्रक्चर को? आपको डेप्थ जो है ओशन की लेना है तकरीबन 3 किलोमीटर, और जो ओशन करंट है उसको इग्नोर कर देना है। तो इसमें क्या है? उत्तर इसका यस है। मैं बताता हूं कैसे आया है। जो मैक्सिमम अलाउबल प्रेशर आपको जो दिया है वो P 10⁹ पास्कल है। डेप्थ आपको 3 किलोमीटर दिया है, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। डेंसिटी पानी की हम ले लेते हैं 10⁻3, ये यही होती है। हमने कहा कि 10⁻³ ले लेते हैं, वैसे वो सॉल्टी वाटर, लेकिन फिर भी चलिए इसको ले लेते हैं। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 ले लेते हैं। अब जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, देखिएगा, जो प्रेशर एग्जर्टेड बिकॉज ऑफ सी वाटर, इस डेप्थ पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है पानी द्वारा, वो कितना होगा? रो H G। रो हमारे पास है, जी हमारे पास है, और H हमारे पास है, रख दीजिए यहाँ पर 2.94 इंटू 10⁻7। अब देखिए, मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस ये है। स्ट्रेस हमारे जो कंप्यूटेशन है उससे ये आया, ये वैल्यू इससे कम है, यानी कि आप इसको रख सकते हैं। जो मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस है
स्ट्रक्चर के लिए 10⁹ है, वो ज़्यादा है जो हमने अभी जो सी वाटर प्रेशर लगा रहा है उससे। तो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है ओशन वो कम है जो प्रेशर जो स्ट्रक्चर विथस्टैंड कर सकता है ना। तो जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सही है, उसको आप रख सकते हैं ऑयल वेल के ऊपर ओशन में। एक हाइड्रोलिक ऑटो मोबाइल लिफ्ट है, वो आपने डिजाइन इस तरीके से की ताकि वो कार को लिफ्ट करे जिसका जो मैक्सिमम मास है वो करीबन 3000 kg है। जो एरिया है, एरिया जो क्रॉस सेक्शन का है पिस्टन जो कैरी कर रहा है लोड उसका 425 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको बताना है कि क्या मैक्सिमम प्रेशर छोटा पिस्टन जो है वो उसको बियर करना पड़ेगा, छोटा पिस्टन कितना बियर करेगा। अब देखिए जो मास आपको मैक्सिमम मास है 3000 kg दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो लोड कैरिंग पिस्टन है वो उसका ये है, इन सबको मीटर स्क्वायर में बदल दीजिए। फोर्स कितना लग रहा है, क्योंकि हमारे पास मास भी है ग्रेविटी भी है, फोर्स इतना लग रहा है 294 अब हमारे पास एरिया भी है तो प्रेशर निकाल सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स आपके पास ये है, एरिया आपके पास ये है, तो उनको डिवाइड कर दीजिए, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो जो प्रेशर है ये आपका पास आ गया। लेकिन अब ये देखिए कि जो प्रेशर है वो हर एक डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है इस लिक्विड में, इसीलिए जो मैक्सिमम प्रेशर है जो पावर पिस्टन बियर करेगा वो भी आपका 6.917 इंटू 10⁵ है, 10⁵ पास्कल। एक यूट्यूब है जिसमें पानी है और मिथाइलेटेड स्पिरिट है, लेकिन दोनों सेपरेट किससे हो रहे मैं इसको डायग्राम से बताता हूँ। ये देखिए ये स्पिरिट है, मिथाइलेटेड स्पिरिट है, और ये पानी है, दोनों सेपरेट किससे, यहां से यहां तक ये आपका मर्करी है। अब जो मर्करी कॉलम है इन दोनों आर्म में वो इस लेवल पे है कि जो 10 सेंटीमीटर आर्म है यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर आर्म है वो पानी का है, 12.5 सेंटीमीटर आर्म जो है वो स्पिरिट का है। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है किसकी, स्पिरिट की, इसकी स्पिरिट की। और आगे एक और सवाल आएगा, जो अगला सवाल है उसमें यहाँ पर 15-15 और सेंटीमीटर डाला जाएगा। तो पहले इसको समझ लीजिए फिर अगला देखते हैं। तो ये जो गिवन सिस्टम आपको दिख रहा है पानी का, ये स्पिरिट का, ये मर्क्यूरी का, वो कुछ इस तरीके से ऊपर से यहाँ पर P0 लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो कुछ इस तरीके से बन रहा है। H1 आपका 12.5 आपको दिया हुआ ये वैल्यू, H2 आपका 10 है वो ये वैल्यू है, दोनों की दोनों जो वैल्यूज है उसको मीटर में चेंज कर दिया। ये P0 जो दोनों पे लग रहा है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो रो1 है डेंसिटी है स्पिरिट की, रो2 हम डेंसिटी ऑफ वाटर मान रहे हैं। अब देखिएगा कि जो प्रेशर इस पॉइंट पे बी पे ये भी P0 लग रहा है, और इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, वो होगा P0 प्लस ये वाला H रो जी, रो इसका स्पिरिट का। यहां पर D पे क्या होगा, P0 प्लस H, यहाँ ये H है, रो इसका वाटर का इंटू G। तो P0 प्लस H रो जी प्लस P0 प्लस H2 रो जी, ये P0 है यहाँ पे, P0 कैंसिल, G कैंसिल, आपका रो1 बाय रो2 हो जाएगा H2 बाय H1। तो H2 भी पता है, H1 भी पता है, H2 आपका ये है 10 और H1 है आपका 12.5, डिवाइड कर लीजिए 0.8 हो जाएगा, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पिरिट की वो 0.8 है। अब इस पिछले वाले में अब देखिए ये ध्यान रखिएगा, एक में ये जो है ना ये कैसे आया है, यहाँ पर आपके जो रो2 है ये वाला पानी का है तो वो यहाँ ले जाना पड़ेगा आपको। अब अगला जो सवाल है वो पहले वाले से रिलेटेड है। यदि 15 सेंटीमीटर का वाटर और स्पिरिट वो दोनों इसमें डाल दिया गया, अभी आपने देखा था, मैंने बताया था कि दोनों में 15 सेंटीमीटर और वाटर और स्पिरिट डाल दिया गया जो दोनों आर्म है। अब बताइएगा कि क्या डिफरेंस होगा जो लेवल है मर्क्यूरी का दोनों आर्म में, व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ मर्क्यूरी इन द टू आर्म्स। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मर्क्यूरी की आपको 13.6 दी हुई है। देखिए पहले वाले में क्या था 10, हमने 15 और जोड़ दिया, इसका H1 हो गया 25। दूसरे वाले में 12.5 था, उसमें 15 और जोड़ दिया 27.5 हो गया। डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ जो स्पिरिट है हमने पिछले सवाल में भी निकाल ली 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 हमें पता है। अब H जो है मान लीजिए डिफरेंस है इनके लेवल्स का, मर्क्यूरी के लेवल्स का दोनों आर्म में। तो मर्क्यूरी के लेवल का जो डिफरेंस आ रहा है दोनों आर्म में, कहने का मतलब मरकरी अभी यहां पर इस तरीके से बराबर थी, एक मरकरी ऊपर पहुंच गई एक मरकरी नीचे, तो ये कहां से आई, ये ऐसे आई कि जो इनके बीच में प्रेशर डिफरेंस है, मतलब वाटर और स्पिरिट में जो एक्स्ट्रा डाला उनके कारण जो प्रेशर डिफरेंस आया वही तो मरकरी को ऊपर नीचे कर रहा है। यही यहां पर हम लगाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे H रो जी मर्क्यूरी का देखेंगे, हाइट क्या है अभी हमको जरा आइडिया नहीं है, हम रो 13.6 है, ग्रेविटी का भी आइडिया है।
लेकिन जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, किसके बीच में, वाटर और स्पिरिट के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है प्रेशर का, वही तो इसके बराबर होगा, वही तो इस मर्क्यूरी को ऊपर नीचे ले जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, एच दोनों का दोनों और स्पिरिट का माइनस कर देंगे, जी बाहर ले लेंगे, बाकी हमने 25 और 27.5 15 को जोड़ के तो ला ही लिया था। ये आपकी इनकी रो हो गई, डेंसिटी हो गई, यानी कि 3G करीब आ गया। तो ये जो वैल्यू है फर्स्ट और सेकंड को हम इक्वेट करेंगे, इस एच को हटा दीजिए, 13.6 एच रो जी को आप 3G से कंपेयर करिए, इक्वेट करिए, जी कैंसिल हो गया, ये हो गया, एच आ गया 3/13.6 जो कि 0.221 आएगा। तो जो डिफरेंस है लेवल ऑफ मर्क्यूरी का दो आर्क में वो 0.221 सेंटीमीटर आएगा। क्या बर्नौली इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं ताकि हम बता सकें, समझा सकें जो फ्लो ऑफ वाटर है एक रिवर में, यानी कि जो नदी बहती है उसमें बता सकते हैं क्या? उत्तर है नहीं। क्यों? देखिए कि यहां पर नदी में ना पानी जो बह रहा है वो टर्बुलेंट फ्लो है, और जो बर्नौली का जो थ्योरम है वो हमेशा स्ट्रीमलाइन फ्लो में लगा सकते हैं। बर्नौली साहब का जो इक्वेशन है वो हम केवल स्ट्रीमलाइन फ्लो में लगाते हैं, जबकि पानी जो नदी में बह रहा होता है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है, इसलिए इसमें नहीं लगा सकते। अगला है, डज इट मैटर इफ वन यूजेस गॉज इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर इन अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन? एक्सप्लेन करिए। नो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। अगर कोई गॉज प्रेशर यूज कर रहा हो एब्सोल्यूट प्रेशर की जगह, अगर वो बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई कर रहा है, तो दोनों पॉइंट है जहां पर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई की जा रही है, बस उसमें थोड़ा सा मतलब अच्छा खासा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए। ग्लिसरीन फ्लो कर रही है स्टेडीली, बह रही है, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है जिसकी लेंथ दी हुई है, जिसका रेडियस दिया हुआ है। यदि जो अमाउंट है ग्लिसरीन का जो कलेक्ट किया जा रहा है पर सेकेंड एक एंड पे, वो इतना है, आपको बताना है कि क्या प्रेशर डिफरेंस होगा इन दो एंड्स पे ट्यूब के। डेंसिटी आपको ग्लिसरीन की दी हुई है, विस्कोसिटी आपको दी हुई है, और आपको ये भी बताना है, मतलब आप चेक कर सकते हैं कि जो लेमिनार फ्लो है इस ट्यूब में वो सही है कि गलत है। तो जो चीजें दी हैं पहले वो लिख लेते हैं। लेंथ आपको 1.5 मिला हुआ है, आर आपको 1 सेंटीमीटर मिला हुआ है, इसको मीटर में चेंज कर देंगे। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर 2 इंटू आर होता है ना, तो ट्वाइस इंटू रेडियस कर देंगे, वो आपका डायमीटर हो गया। डायमीटर क्यों है मैं बताऊंगा आपको, अभी फॉर्मूले में आने वाला है। जो ग्लिसरीन है वो किस रेट में फ्लो कर रही है वो भी हमको वैल्यू मिल रखी है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई kg पर सेकेंड। जो डेंसिटी है ग्लिसरीन की वो भी हमारे पास है, विस्कोसिटी भी हमारे पास है। अब जो वेलोसिटी है ग्लिसरीन की जो फ्लो कर रही है पर सेकेंड, यानी कि जो वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, देखिए हम जानते हैं कि मास हमारा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, तो जो वॉल्यूम निकालने के लिए मास बाय डेंसिटी कर देंगे। मास हमारे पास है, डेंसिटी हमारे पास है, वॉल्यूम यहां से आ जाएगा। अब अगर पोइवेल फॉर्मूला ले तो हमारे पास क्या है, जब हम P को प्रेशर डिफरेंस कहें, दो एंड है हमारे पास ट्यूब के, तो P क्या होगा, ये हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, आप टेक्स्ट बुक में देख चुके हैं। तो हमारे पास V हमने अभी निकाल लिया, V 8 है, ईटा है, L है, पाई r⁴, ये सारी वैल्यू हमने अभी दिखी थी, सब यहाँ रख लीजिए, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। ये तो हमारा आंसर आ गया जो बेसिक क्वेश्चन है। अब ये दूसरा पार्ट एक जो स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है उसको देखते हैं। आर क्या है, रेनॉल्ड नंबर क्या आ रहा है, रेनॉल्ड नंबर होता है 4ρV पाई डी एन। डी इसमें क्या है, डी ध्यान रखिएगा ये आपका डायमीटर है, रेडियस नहीं है, डायमीटर है। तो अब ये सारी वैल्यूज भी हमारे पास है, इसको इधर रख दीजिए, 0.3 आएगा क्योंकि नंबर इसका 0.3 है रेनॉल्ड नंबर का, इससे हम कह सकते हैं यहाँ फ्लो आपका लेमिनार है। एक टेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, एक मॉडल एयरप्लेन, एक विंड टनल, जो फ्लो है उसके मैं इस तरीके से बना लूं, इसके ऊपर और नीचे अपर और लोअर सरफेस के विंग के 70 है और 63 है मीटर पर सेकेंड। कितना लिफ्ट इस विंग को, जिसका एरिया इतना दिया है, कितना लिफ्ट मिलेगा आपको? डेंसिटी एयर की लेनी है 1.3 kg पर मीटर क्यूब। तो देखिएगा जो स्पीड है विंड की अपर सरफेस पे वो आपको यहां दी हुई है 70, 63 दी है लोअर पे, और एरिया भी दिया हुआ विंग का, ये आपका 2.5 मीटर स्क्वायर। अब जो डेंसिटी है एयर की वो हमारे पास 1.3 दी हुई है। अब हम लगाएंगे बर्नौली थ्योरम। हमारे पास रिलेशन क्या है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। P1 को इधर ले जा लीजिए, ये वाली संख्या को इधर ले जा लीजिए, यानी कि P2 माइनस P1 यानी कि डेल्टा P, ध्यान रखिएगा डेल्टा P की बात हो रही है, ये होगा हाफ रो V1 माइनस V2 स्क्वायर। ठीक, इसको हम यूज करेंगे P2 माइनस P1 को। अब देखिए P1 आपका प्रेशर है अपर सरफेस पे, P2 आपका जो लोअर सरफेस है उस पर प्रेशर है। तो जो प्रेशर डिफरेंस है ऊपर नीचे वही तो लिफ्ट कर रहा है। अब लिफ्ट क्या होगा,
देखिए फोर्स क्या होता है, आपका प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना है, P2 माइनस P1, दोनों के बीच में डिफरेंस, एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो P2 माइनस P1 इंटू ए। अब P2 माइनस P1 आप क्या निकाल चुके हैं अभी, ये निकाल चुके हैं दाया हाथ, इसको रख दीजिए P2 माइनस P1 की जगह ये। अब ये क्यों रखा, क्योंकि हमारे पास रो पता है, V1 V2 पता है, इनको सब रखिए, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी। ये है लिफ्ट जो एरोप्लेन के विंग पे आपको मिल रही है 1.51 इंटू 10⁻³ अब ये जो फिगर है ए और बी, ये आपको बता रहे हैं स्टेडी फ्लो नॉन विस्कस लिक्विड है। दोनों फिगर्स में कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली चीज ये है कि ये वाला आपका इनकरेक्ट है, क्यों, ये जो किंक आप देख रहे हैं ना, ये जो किंक, जो वेलोसिटी है इस लिक्विड के फ्लो की वो ज्यादा है। अगर आप बर्नौली थ्योरम लें तो प्रेशर कम होना चाहिए, जिसके कारण जो वाटर या पानी है उतनी ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए जहां पर किंक हो। इसी कारण से ये इनकरेक्ट है, यहां ठीक है। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब जिसको स्प्रे पंप की तरह यूज किया गया, क्रॉस सेक्शन इसका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक एंड जिसमें करीबन 40 छेद है, फाइन होल्स है, इसका डायमीटर भी दिया हुआ है। यदि जो लिक्विड फ्लो है उस ट्यूब में वो करीबन इतना है 1.5 मीटर पर मिनट, आपको स्पीड बतानी है इजेक्शन की, बाहर निकलने के लिए जो लिक्विड उस होल से निकल रहा है, स्प्रे पंप से जो लिक्विड निकल रहा है उसका आपको स्पीड बताना है इजेक्शन की। तो जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का स्प्रे पंप A1 वो आपको दिया हुआ इतना, लिख लीजिए इसको मीटर स्क्वायर में। नंबर ऑफ होल्स 40 दिए हुए हैं, डायमीटर आपके पास इतना है जो आपको यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है। इसका रेडियस निकाल लेते हैं, इसको आधा कर देते हैं, हर जगह आपको मीटर में बदलना है, मतलब सारी चीज को मीटर में चेंज कर दीजिए, फिर डिवाइड बाय 2 कर दीजिए ताकि रेडियस आ जाए। अब एक जो छेद है उसका जो होल है उसका एरिया है πr², आर यहां से यूज कर लेंगे। 40 छेद है तो इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 40 इंटू ये वाली हो गई, तो करीब तकरीबन इतने आपका होल्स आ गए। अब जो स्पीड है इस फ्लो ऑफ लिक्विड की ट्यूब में वो आपका V1 है 1.5 मीटर पर मिनट। अब इस मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो यहाँ पर 60 लिख दीजिए, 1.5 को 60 से डिवाइड कर दीजिए, ये आप मीटर पर सेकंड में ले आए। अब जो स्पीड है इजेक्शन की लिक्विड की इन होल से वो V2 मान लीजिए। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, यानी कि V2 निकालने के लिए A1 V1 बाई A2 कर दीजिए। ये आपके पास ये वैल्यू है, ये आपके पास 0.025 यहां से निकाला, ये आपने अभी भी A2 जब 40 से मल्टीप्लाई किया वो आ गया 0.633 मीटर पर सेकंड आएगा। इसका मतलब जो स्पीड है इजेक्शन की इस लिक्विड की इन होल से वो है 0.633 मीटर पर सेकेंड। तो ये सवाल जवाब हुए आपके इस टॉपिक के। अभी और भी डिस्कशन हम करेंगे और भी देखेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।